Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today we are going to start chapter number 6, recruiting और employee recruitment. Topic what is recruitment. आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसके डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट नाम है। किसी में चैप्टर नंबर 6 का नाम है रिक्रूटिंग और किसी में नाम है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। और टॉपिक हम देखेंगे व्हाट इज रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता क्या, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ जॉब इन अ टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। रिक्रूटमेंट को उर्दू में कहते हैं नई भर्ती। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट का मतलब तो आपको लिखा हुआ आएगा नई भर्ती। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, एक अमल का नाम है, ऑफ अट्रैक्टिंग पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ जॉब। कि अट्रैक्ट करना, खींचना, पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट, एक तालाब जिसमें क्वालिफाइड एप्लीकेंट हो, बहुत ही क्वालिफाइड दरख्वास्त गुजार हों जो जॉब के लिए अप्लाई करें। इन सिंपल वर्ड के लोगों को खींचना, अट्रैक्ट करना कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए, और वो जो लोग होने चाहिए वो क्वालिफाइड काबिल होने चाहिए। इन अ टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इन टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब है इस तरह से कि कम से कम वक्त लगे और पैसा भी कम से कम लगे। इस तरह से हमने रिक्रूटमेंट करनी है कि लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। सोशल मीडिया पे हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि जॉब्स आई हैं, या पेपर मीडिया पे देख सकते हैं कि जॉब्स आई हैं, कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम कीमत लगे, लेकिन काबिल लोग जो हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करें। इसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। Companies almost always recruit candidates for new position via advertisements, job boards, social media sites and other. कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्रूट, वो हमेशा हर वक्त किसी न किसी ज़रिए कैंडिडेट्स को न्यू पोजीशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं कि कोई नई पोजीशन आ गई है और उसके लिए रिक्रूटमेंट करनी है, उनकी भर्ती चाहिए न्यू एप्लीकेंट की न्यू पोजीशन के लिए। किसके ज़रिए? वाया एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए, इश्तिहारात के ज़रिए। जॉब बोर्ड पे जॉब लगा दिए कि जॉब वही अप्लाई करें। सोशल मीडिया साइट, हमारे यहाँ समाजी वेबसाइट जो हैं, फेसबुक आप कह सकते हैं, व्हाट्सएप कह सकते हैं, दूसरी वेबसाइट होती है गूगल पे, रोजी.com वगैरह, वहाँ पे अप्लाई कर दिया। जॉब बोर्ड्स बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि अक्सर ऑफिस के अंदर जो बोर्ड होता है वहीं पे जॉब के बारे में बता दिया जाता है कि न्यू जॉब आ रही है, तो अगर आपने अप्लाई करना है या बाहर किसी को रेफ़र करना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं जॉब के थ्रू वहाँ पे भी। इन स्मॉल आउटफिट्स द हायरिंग मैनेजर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो हायरिंग मैनेजर होता है, जो एम्प्लॉय को हायर करता है, इंटरव्यू वगैरह करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटिंग के लिए कि कैसे वो अट्रैक्ट करता है एप्लीकेंट्स को जॉब्स के लिए। इन एडिशन मैनी ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स रिक्रूटिंग टू आउटसाइड फर्म। इसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटिंग करती हैं टू आउटसाइड फर्म, मीन्स के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटिंग के लिए कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भर्ती कर दें। ठीक है, मैंने वही बात की कि कुछ वेबसाइट्स है जैसे कंपनी रोजी.com, moster.com, careerbuilder.com, ये भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑनलाइन हेल्प करती हैं दूसरी कंपनीज को जॉब होल्डर ढूंढने, जॉब एप्लीकेंट ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल भी करती है रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्रूटिंग गोल्स, कि गोल्स क्या है रिक्रूटमेंट के, कि हम रिक्रूटमेंट करते क्या हैं, क्यों करते हैं, इसका प्रोसेस का गोल क्या है, बेसिकली मकसद क्या है। रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल। इट्स गोल इज टू लोकेट एंड हायर बेस्ट कैंडिडेट्स ऑन टाइम एंड ऑन बजट। रिक्रूटमेंट जो है वो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन कैपिटल को ले आने का या बिल्ड करने का, यानी कि इंसानी वसाइल को ले आने का पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट। कि हमारे पास पैसा भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, लेकिन इंसानों को ऑर्गेनाइजेशन ले आने के लिए रिक्रूटिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है। इसका मकसद ये है कि हम लोकेट करें और हायर करें बेस्ट कैंडिडेट्स को। ठीक है, हम तलाश करें कि कहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, उनको हायर करें। हमारी जो रिक्रूटमेंट यानी कि हमारी इश्तिहारात वगैरह, एडवर्टीजमेंट वाला जॉब वगैरह उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो काबिल हैं, उन लोगों तक ना पहुँचे वो लोग अप्लाई ना करें जो काबिल नहीं है। और इस तरह से करें, हम रिक्रूटमेंट करें कि सिर्फ काबिल लोग ही अप्लाई करें। दैट इज़ वाई जब आप जॉब की पोजीशन देखते हैं वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, किस किस यूनिवर्सिटी से हमें स्टाफ चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ऑन टाइम, वक्त के अंदर, एंड ऑन बजट के अंदर कि जो पैसों का अंदाज़ा है, जो वक्त है, उसी के अंदर ये हर चीज़ होनी चाहिए। द गोल ऑफ रिक्रूटिंग इज टू कम्युनिकेट पोजीशन इन सच अ वे दैट क्वालिफाइड जॉब सीकर रिस्पॉन्ड। अब गोल, रिक्रूटिंग का गोल यही है कि हम कम्युनिकेट करें पोजीशन के, जॉब की जो खाली पोजीशन उसको इस तरह से कम्युनिकेट करें, लोगों तक पहुंचाएं कि जस्ट क्वालिफाइड काबिल कैंडिडेट जो है, जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढने वाले, बस वहीं रिस्पॉन्ड करें, बाकी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई ना करें।
Recruiting provides information that will attract significant pool of candidate and discourage unqualified one from applying. रिक्रूटिंग का एक मकसद यह है कि हम जॉब की पोजीशन को इस तरह से प्रोवाइड करें, जो इन्फॉर्मेशन है जॉब के हवाले से उसको इस तरह से प्रोवाइड करें कि जो अट्रैक्ट करे सिग्निफिकेंट पूल ऑफ कैंडिडेट, के खास पूल ऑफ कैंडिडेट जो है, जो दरख्वास्त गुजार हैं कैंडिडेट हैं, जस्ट वही लोग अट्रैक्ट हों उस जॉब से, बाकी वो डिस्करेज करें, ठीक है, जो अनक्वालिफाइड जो नाकाबिल लोग हैं उनको अप्लाई करने से, कि वो लोग अप्लाई ना करें, उनको डीमोटिवेट करें, डिस्करेज करें. रिक्रूटर्स प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट. जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटिंग का काम करते हैं, उनका काम यही होता है कि वो प्रमोट करें ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, टू प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट, जो फ्यूचर में आने वाले हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रमोट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को. डेट इज़ वाई आप देखते होंगे अक्सर और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज जो होती हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए आती हैं और आपको कहते हैं कि आप अप्लाई करें, हम आपको इंटर्नशिप देंगे या जॉब्स देंगे सेक्टर. तो बेसिकली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपके पास प्रमोट कर रहे होते हैं. तो एक मकसद रिक्रूटिंग का ये भी हमारे पास है पूरा. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटिंग गोल जो है वो कंप्लीट हो जाता है. स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is factors that affecting recruiting efforts or challenges in recruiting effort. आज हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट पर भर्ती करने की कोशिशों में, या इस टॉपिक का दूसरा नाम है चैलेंजेस इन रिक्रूटिंग एफर्ट, कि कौन कौन से चैलेंजिंग मुश्किलात होते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के अंदर. डिफरेंट वर्जन में इस टॉपिक का डिफरेंट नाम है और जो मैंने दोनों नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो आपकी बुक में जो भी वो नाम होगा आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं. वी हैव इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट एफर्ट. हमारे पास अंदरूनी अनासिर भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते. वो असरअंदाज होते हैं रिक्रूटमेंट की एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है, भर्ती करने की कोशिशों के ऊपर. हम वन बाय वन दोनों फैक्टर देखते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी अनासिर, अंदरूनी मामलात या फोर्सेज. Organizations have control over the internal factors that affect their recruitment function. The internal factors are, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके पास कंट्रोल होता है कि वो अपने इंटरनल फैक्टर पे कंट्रोल कर सके, जो असरअंदाज हो रहा होता है रिक्रूटमेंट के फंक्शंस के ऊपर. रिक्रूटमेंट के जितने भी काम है उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं वो फैक्टर, उसको चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के खुद बनाए हुए नासिर होते हैं. अब वो फैक्टर्स कौन कौन से इंटरनल वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जो पहला फैक्टर है हमारे पास इंटरनल, वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इंसानी वसाइल की मनसूबाबंदी. अब जिस तरह से प्लानिंग होगी, अगर प्लानिंग अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी होगी तो रिक्रूटमेंट भी अच्छी होगी. अगर प्लानिंग अच्छी नहीं तो रिक्रूटमेंट जाहिर बात है सही से नहीं हो पाएगी. इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन डिटर्मिनिंग द गैप्स प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेहतरीन जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो मददगार साबित होती है ये पता लगाने में, ये तयन करने में कि गैप कितना है मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर के अंदर, ठीक है, कितने हमें लोग और चाहिए, ठीक है, कितना गैप है जो हमें चाहिए. इट आल्सो हेल्प इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी रिक्रूटेड एंड व्हाट क्वालिफिकेशन दे मस्ट पोजेस. अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये मददगार साबित होते हैं ये पता लगाने में, ये तयन करने में कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें रिक्रूट करने हैं, कितने लोगों को भर्ती करना है, ठीक है. ये हमें मेंशन करना पड़ता है जब भी रिक्रूटमेंट की जाती है कि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये पोजीशन अवेलेबल है. ये सब पता लगाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अच्छा होना ज़रूरी हो जाता है. और ये हमें पता था कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके लिए हम रिक्रूट कर रहे हैं, क्या तालीम होना चाहिए, क्या उसके पास तजुर्बा होना चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए. यह पता लगाने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इफेक्टिव होना ज़रूरी है. अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी होगी तो जाहिर बात है रिक्रूटमेंट भी अच्छी होगी, अदरवाइज रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं होगी. तो फर्स्ट इंटरनल फैक्टर दैट इफेक्ट रिक्रूटिंग एफर्ट्स इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है रिक्रूटिंग पॉलिसीज. पॉलिसी क्या है, हिकमत अमली क्या है रिक्रूटिंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, i.e. hiring from internal or external sources of organization is also a factor which affects the recruitment process. रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है जिसमें हमने हायर करना होता है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को भर्ती करना है, प्रमोशन करना है या ट्रांसफर करना है, या बाहर से किसी को हायर करना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असरअंदाज होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर. अक्सर पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें फेवरेटिज्म वगैरह हो रहा होता है, अंदर से ही लोगों को रखा जा रहा है जबकि उनके पास स्किल्स नहीं होते, जबकि बाहर में हमें अच्छा अवेलेबल होता है. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं. It specifies the objective of the recruitment and provide a framework for the implementation of recruitment program.
अब जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ होती हैं ये हमें मकसद बताती है कि रिक्रूटमेंट का मकसद क्या, हम क्यों कर रहे हैं, और एक अच्छा सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ढांचा प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हमने रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कि क्या क्या तौर तरीके होंगे जिससे रिक्रूटमेंट की जाएगी, क्या तरीकाकार होगा, क्या पॉलिसी होगी, टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे या नहीं होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, किस किस को हायर करना चाहिए, किसको नहीं हायर करना चाहिए। ये सारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जिसकी ये रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ अच्छी होंगी रिक्रूटमेंट उतनी अच्छी होगी, जिसकी ये रिक्रूटिंग पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी तो रिक्रूटमेंट भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है इंटरनल, वो है ऑर्गेनाइजेशन साइज। ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी, अगर छोटी है तो रिक्रूटमेंट कम होगी। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ रेंज ऑफ वर्कर। अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, तो तब भी रिक्रूटमेंट जो होती है वो एक जिम्मेदारी बन जाती है रेंज ऑफ वर्कर्स के ऊपर कि कितने हमें वर्कर्स चाहिए, कितने हमें वर्कर्स नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होगा तो वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे, रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो ये फैक्टर भी असरअंदाज करता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। गुडविल इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल यानी कि वो कितनी अच्छी है या उसका इमेज कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए भागते भागते जाते हैं। अगर उसका इमेज अच्छा नहीं होगा कि यानी कि सैलरीज टाइम पे नहीं देते, स्ट्रेसफुल कंडीशन है एक्सेट्रा, तो फिर कोई भी वहाँ पे अप्लाई करने नहीं जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का इमेज अक्सर अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो लोग वहाँ पर जॉब के ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करते। एन ऑर्गेनाइजेशन विथ पॉजिटिव इमेज एंड गुडविल as an employer finds it easier to attract and retain employees than an organization with negative image। जिस ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव मुस्बत इमेज होता है, उसकी गुडविल अच्छी होती है, तो एम्प्लॉयर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अट्रैक्ट करे एम्प्लॉयज़ को और रिटेन करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो काबिल लोगों को अपनी तरफ खींचे और उनको वहाँ पे रिटेन करे, बरकरार रखे, एज़ कम्पेयर टू वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका इमेज जो है वो नेगेटिव होता है। वहाँ पे लोग अप्लाई करना पसंद नहीं करते, मजबूरी के तहत अप्लाई करते हैं, जॉब कर लेते हैं, लेकिन जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा होता है वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं अप्लाई करने के लिए। फिफ्थ जो एक हमारे पास इंटरनल फैक्टर है वो है कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने में बड़ा खर्चा होता है। अक्सर प्राइवेट कंपनी जो है डिफरेंट होटल्स में रिक्रूटमेंट करते हैं, वहाँ पे हॉल बुक करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, बाहर से लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यूज़ करने के, तो उसमें बड़ा खर्चा हो जाता है। तो अखबारों में इश्तहारात देने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पे इश्तहारात देने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो बड़ा खर्चा वर्चा हो जाता है, पैसे बड़े लग जाते हैं, ठीक है। अखबार में एक ऐड के लाखों करोड़ों रुपये खर्चे हो जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है ये बड़ी महंगी होती है। रिक्रूटमेंट इनकर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, therefore organization try to employ that source of recruitment which will bear a lower cost of recruitment to the organization for each candidate। अब रिक्रूटमेंट जो है ये खर्चा पैदा करती है एम्प्लॉयर के लिए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करते हैं कि हम वो सोर्स रिक्रूटमेंट की ढूंढें टू एम्प्लॉय दैट सोर्स, के वो सोर्स हम एम्प्लॉय करें या उस सोर्स को हम यूज़ करें रिक्रूटमेंट की जिस पे खर्चा कम से कम हो, ठीक है। डैट इज़ वाई आज का जो रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट होती हैं वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं भी करना होता उन तक भी वो जॉब्स की ऑप्शन आ रही होती हैं, वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हम वो जगह ढूंढें जॉब्स के लिए, उन जगह पे रिक्रूटमेंट के लिए हम एडवर्टीजमेंट दें या वो तरीक़ेकार अपनाएं जहाँ पे खर्चा कम से कम हो। और अक्सर इसलिए लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी एम्प्लॉय को तरक्की दे देते हैं और उसकी हायरिंग कर लेते हैं कि यार ये रिक्रूटमेंट का खर्चा वगैरह जो है वो ना बने। तो जो कंपनीज अच्छी होती हैं जिनको अच्छी रिक्रूटमेंट चाहिए होती है तो वो कॉस्ट के बारे में ख्याल नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को बस टाइम गुजारना होता है और ऐसे लोगों को भर्ती करने होता है काम ना करें तो वो कॉस्ट बचाने के चक्कर में फिर ऐसे लोगों को हायर कर देती है, जो फिर असरअंदाज पड़ता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो कॉस्ट भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिक्रूटमेंट के ऊपर। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, बैरूनी फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर आर दोज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये वो फैक्टर हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन कौन से बैरूनी अनासिर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, अमल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो मदरजा ज़ेल हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, कितनी सप्लाई है हमारे पास और कितनी डिमांड है लेबर की, एम्प्लॉयज़ की। The availability of manpower both within and outside the organization is an essential factor in the recruitment process। कितनी मैन पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे अंदर से रिक्रूटमेंट करनी हो चाहे बाहर से करनी हो, वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी हमें यहाँ पे मिल सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे असरअंदाज होता है। आप सोचते होंगे यार ये कैसे हो सकता है कि सप्लाई नहीं है लेबर की, हर कोई काम करने के लिए तैयार है, जॉब्स ही नहीं मिलती।
हर कोई जॉब के लिए तैयार होता है, लेकिन डिमांड किस स्किल्स की है, किस क्वालिफिकेशन की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हमारे पास जो क्वालिफिकेशन होती हैं उसकी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। तो इशू ये बन जाता है कि डिमांड क्या है और जो सप्लाई है उसकी क्या वो अवेलेबल भी है या हमारे पास नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो असरअंदाज होता है रिक्रूटमेंट के ऊपर। दूसरा हमारे पास है लेबर मार्केट, ठीक है, मजदूरों की मार्केट। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द कम्युनिटी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड विल इन्फ्लुएंस द रिक्रूटिंग एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द कम्युनिटी वेयर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, अब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या है, ठीक है, रोजगार की कंडीशंस क्या है उस कम्युनिटी के अंदर जहां पे ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड करती है, बड़ा असरअंदाज करती है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन उन जगहों पे होती है जहाँ पे लेबर अवेलेबल ही नहीं होती, फिर उनको दूसरे शहरों से हायर करना पड़ता है, उनके रहन सहन का खर्चा करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो क्या कंडीशन है जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है पड़ी, आपकी बिल्डिंग है पड़ी, आपका ऑफिस है पड़ा, वहाँ पे लेबर मार्केट कैसी है, ये बड़ा असरअंदाज करती है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी असरअंदाज करती है रिक्रूटमेंट के ऊपर। इफ द एम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई इन अ स्पेसिफिक एरिया, hiring of resource will be simple and easier as the number of applicant is very high। जहाँ जिन इलाकों में जिस जगह पे आपका ऑफिस है, ठीक है, या इंडस्ट्री है, जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट्स हाई इन स्पेसिफिक एरिया, किसी खास जगह पे, वहाँ पे हायरिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल और आसान हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट है, पहले ही बेरोजगारी चल रही है तो बहुत लोग अप्लाई करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, if employment rate is low then recruiting tend to be very difficult due to less number of resources। अगर employment rate कम है, बेरोजगारी की शरह बहुत कम है, तो फिर रिक्रूटमेंट करना टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, पहले सब रोजगार सबके पास है बड़ा, तो आपके पास अच्छे लोगों को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके पास चॉइसेस कम होंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ा असरअंदाज करता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। लीगल कंसिडरेशन, कानूनी चीज़ों को भी बड़ा देखना पड़ता है हमें, उनको भी नुक्ते नज़र को देखना पड़ता है, कानूनी नुक्ते नज़र को, वो बड़ा असरअंदाज होती हैं, ठीक है। जॉब रिजर्वेशंस फॉर डिफरेंट कास्ट, माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस ग्रुप passed by the government will have a positive or negative impact on the recruitment policies of the organization। अब गवर्नमेंट की तरफ से ना कोटे फिक्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कास्ट के लिए, ठीक है, डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के लिए एंड रिलीजियस ग्रुप के लिए, कि यार ये कोटा डिसेबल लोगों के लिए है, सपोज करके 10 सीटें हैं जिसमें से 2 डिसेबल के लिए हैं, एक माइनॉरिटी के लिए है, एक फलान रिलीजियस ग्रुप के लिए है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट के इन अहकामात को मानना पड़ता है, और वो ना चाहते हुए भी उनको जॉब देनी पड़ती है जिनको वो देना नहीं चाहते होते। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। पॉजिटिव इंपैक्ट की गुडविल, गुड इमेज बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का कि मिनोरिटी को दे दिया या डिसेबल को जॉब दे दी, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट उनकी अपनी कारकर्दगी पे पड़ रहा होता है। तो लीगल कंसिडरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असरअंदाज होता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। और फाइनली हमारे कंपेटिटर्स, मुकाबलेबाज वाली कंपनी, ये बड़ा असरअंदाज करती है, ठीक है, रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। द रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऑफ द कंपेटिटर आल्सो अफेक्ट द रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द कंपटीशन। मैनी अ टाइम द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चेंज द रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज बीइंग फॉलो बाय द कंपेटिटर। अब जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है, कंपेटिटर जो होता है बड़ा असरअंदाज होता है, ठीक है, उसके ऊपर, क्योंकि अक्सर अब सैलरीज वगैरह हमें तयन करनी होती है, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, ठीक है। कंपेटिटर जो है अक्सर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देंगे तो लोग वहाँ पे भागना शुरू हो जाएंगे। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ उनको देख के बनानी पड़ती है कि यार वो कैसे बना रही हैं, अगर वो हमसे बेहतर बना रही हैं तो हमें उनसे और बेहतर बनाना पड़ेगा। तो कंपेटिटर को देख के भी हमें रिक्रूटमेंट एफर्ट्स अपनी करनी पड़ती हैं, उस तरह की पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। तो कंपेटिटर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटिंग एफर्ट या चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटिंग एफर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is sources of recruitment, internal sources। हम ज़रिए देखेंगे कि कौन से सोर्सेज हैं, कौन से ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और दो तरह के हमारे पास सोर्सेज होती हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। और आज हम देखेंगे इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज ज़रिए कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर। द सर्चिंग ऑफ सुटेबल कैंडिडेट एंड informing them about the opening in the enterprise is the most important aspect of recruitment process।
सर्च करना, तलाश करना, ढूंढना ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, एक मुनासिब उम्मीदवार को या जॉब एप्लीकेंट को, एंड इन्फॉर्मिंग दैम, और उनको इन्फॉर्म करना, उन तक खबर पहुंचाना अबाउट द ओपनिंग इन द एंटरप्राइज, के हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी एंटरप्राइज में एक ओपनिंग है, एक जॉब वैकेंसी है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस का, ठीक है। द कैंडिडेट मे बी अवेलेबल इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो उम्मीदवार है, जो दरख्वास्त गुजार है, जॉब करने वाला है, वो मे बी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी मिल सकता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या आपको ऑर्गेनाइजेशन से के बाहर से भी मिल सकता है। बेसिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। बुनियादी तौर पे दो सोर्सेज हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट की, दो जरिए हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के, या दो जराए हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के, वो है इंटरनल सोर्स और वो है एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनल सोर्सेज, अंदरूनी जराए या अंदरूनी जरिए कौन से हैं जिनसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। बेस्ट एम्प्लॉय कैन बी फाउंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी मिल सकता है। When a vacancy arises in the organization, it may be given to the employee who is already on the payroll. जब वैकेंसी अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई जॉब निकलती है किसी भी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन में, इट मे बी गिवन टू एन एम्प्लॉई हु इज ऑलरेडी ऑन द पेरोल, वो उसी एम्प्लॉई को दी जा सकती है जो पहले से वहाँ पे काम कर रहा है या पेरोल पे उसको तनख्वाह दी जा रही है। मीन्स के कोई जॉब एम्प्टी निकली है तो वहीं पे कोई एम्प्लॉई है उसी को वो जॉब दी जा सकती है कि वो डबल शिफ्ट कर ले, डबल काम कर ले, या प्रमोशन हो जाए कि आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, आप ये जॉब कर लें, ठीक है, या आप अपनी जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं उसके साथ ये जिम्मेदारी भी निभा लें, उसी को वो जॉब दी जा सकती है। प्रमोशन के तहत भी, ट्रांसफर के तहत भी बहुत से तरीक़ेकार हैं, हम वो आगे जाके स्टडी करते हैं। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड प्रमोशन एंड एम्प्लॉय रेफरल एंड ट्रांसफर। जनरली इंटरनल सोर्सेज में किस किस तरह से आप भर्ती कर सकते हैं, आप प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय रेफर कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली तौर पे यही चीज़ें होती हैं, बाकी भी तरीके जो मैंने आपको बताए हैं। When a higher post is given to a deserving employee, it motivates all other employees of the organization to work hard. जब एक बेहतर ऊंची पोजीशन दी जाती है, पोस्ट दी जाती है किसी डिजर्विंग एम्प्लॉय को, के काबिल एम्प्लॉय को, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एम्प्लॉय ही उसको तरक्की मिल गई है, तो इससे मोटिवेशन मिलती है तमाम एम्प्लॉयज़ को कि यार हम भी हार्ड वर्क करें ताकि हमें भी प्रमोशन मिले। द एम्प्लॉयज़ कैन बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सच अ वैकेंसी बाय इंटरनल एडवर्टीजमेंट। एम्प्लॉय को वैकेंसी के बारे में बताया जा सकता है अंदरूनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इंटरनल इश्तेहारात के थ्रू। नोटिस बोर्ड पे लगाया जा सकता है, सेक्टर किसी जगह पे भी हम नोटिस लगा सकते हैं कि इश्तेहार लगा सकते हैं कि जॉब खाली है और आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बिड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रमोशन है, ठीक है, तरक्की कर देना किसी करंट एम्प्लॉय की। प्रमोशन रेफर टू शिफ्टिंग ऑफ पर्सन टू पोजिशन कैरिंग बेटर प्रेस्टीज, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर पे। प्रमोशन जो है, तरक्की जो है, ये रेफर करता है कि शिफ्टिंग ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स को शिफ्ट कर देना टू अ पोजीशन, उस पोजीशन पे, उस ओहदे पर, कैरिंग बेटर प्रेस्टीज, जिसकी इज्जत जो है वो पहले से ज़्यादा होगी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होंगी, एंड मोर पे, और ज़्यादा तनख्वाह होगी। द हायर वैकेंट पोजीशन में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय हैविंग इंडिविजुअल बिड फॉर अ जॉब्स एंड बाय यूजिंग HR मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हायर वैकेंट पोजीशन जो होती है, खाली कोई पोजीशन होती है, उसको भर्ती करना पड़ता है, तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फिल कर सकते हैं बाय हैविंग इंडिविजुअल बिड्स, कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो बिड कर सकते हैं। बिड मीन के वो बोली लगा सकते हैं कि सर ये जगह खाली हुई है, हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमारा इंटरव्यू ले लें, हमारा टेस्ट ले लें, ठीक है। एक तो ये तरीका है। एंड बाय यूजिंग, यहाँ पे यूजिंग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, HR मैनेजमेंट सिस्टम, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे एम्प्लॉय की तमाम मालूमात, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह का रिकॉर्ड होता है, तो हम उनकी परफॉर्मेंस वगैरह देख के हम वहाँ पे भी उनको पोजीशन दे सकते हैं जो हमें सूटेबल लगेगा। प्रमोशन डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रमोशन जो है वो एम्प्लॉय की तादाद नहीं बढ़ाता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ये बात भी नोटिस करने की होती है। ये तमाम बातें आपकी बुक में लिखी हुई जो हमने शॉर्ट करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब देख लेते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं प्रमोशन के। लेट डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन, कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट करने की। अब एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं, फ़ायदे कौन कौन से हैं। इनकरेज इंडिविजुअल्स हु आर क्वालिफाइड एंड एम्बिशियस, वो इंडिविजुअल, वो अफराद जो क्वालिफाइड हैं, काबिल हैं और एम्बिशियस, ख्वाहिशमंद हैं, उनको हौसला अफजाई मिलती है कि अंदर से ही प्रमोशन की जा रही है, हमें ही रखा जा रहा है, कि बाहर से किसी को नहीं बुलाया जा रहा। लेस कॉस्टली देन गोइंग आउटसाइड टू रिक्रूट,
कीमत बड़ी कम लगती है बाहर जाने के लिए आपको, यानी कि अगर आपने बाहर से रिक्रूट करना है तो इश्तेहारात देने पड़ते हैं अखबारात में, सोशल मीडिया पे, फिर एक प्लेटफॉर्म में जाकर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं एनटीएस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये खर्चा वगैरह नहीं आता, आप अंदर से ही किसी को हायर कर लेते हैं। मोराल बिल्डिंग, एम्प्लॉयज़ का मोराल, जज्बा बुलंद होता है, वो इंकरेज होते हैं ज़्यादा काम करने के लिए, यार हमसे ही कोई चुना जा रहा है, तो उनका मोराल हाई होता है। रिड्यूस ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हायर किया जाएगा तो उसकी ओरिएंटेशन, तारुफ करवाने की और ट्रेनिंग तरबियत की कॉस्ट जो है वो बच जाती है। ठीक है, बाहर से आएगा तो ये खर्चा होगा, लेकिन एम्प्लॉय अंदर का ही है तो उसको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देने की कोई खास जरूरत नहीं होती दोबारा। गुड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के ताल्लुकात है बेहतर होते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के साथ जो पहले से आपके पास हैं, तो इससे ये बात अच्छी हो जाती है कि आपके रिलेशन अच्छे बन जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारे जो बॉसेज हैं, हमारे जो सुपीरियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हमसे ही चुन रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो उनको बड़ी खुशी होती है, इससे अच्छा ताल्लुक पैदा होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन। Disadvantages: promoting from within the organization create problem if the organization use less qualified internal candidate only because they are there when excellent are available on the outside। अगर अब प्रमोटिंग जो हम कर रहे होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिएट कर देता है समटाइम प्रॉब्लम, मसला। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ कर ले लेस क्वालिफाइड एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल था, जबकि उससे बेहतर काबिल एम्प्लॉय हमें बाहर से मिल सकता था, लेकिन हमने कोस्ट बचाने के चक्कर में या किसी भी वजह से उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को क्वालिफाई प्रमोशन कर दी, उसकी प्रमोट कर दिया, जबकि उससे ज़्यादा काबिल हमें मिल सकता था, तो ये इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिस मेथड जनरेट कॉन्फ्लिक्ट अमंग राइवल कैंडिडेट फॉर प्रमोशन एंड मे डिक्रीज मोरल लेवल। अब जबकि हमने पहले देखा कि मोरल लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है कि ये जो तरीकाकार है, इससे बाज़-औक़ात क्या होता है, जो प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, काम में हर्डल्स डालते हैं और चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए, दूसरे एम्प्लॉय की प्रमोशन ना हो। और बाज़ वक़्त इससे मोराल भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब एक की प्रमोशन हो जाती है, बाकी सोचते हैं कि यार ये तो 2 नंबरी करके निकल गया, नेपोटिज्म हो गया, हमें मौका नहीं मिला, हम ज़्यादा काबिल थे। बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन भी जनरेट होती है जिसको हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं प्रमोशन के। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्रमोशन के दोनों हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय रेफरल। अपने एम्प्लॉयज से कहना कि यार हमें कोई रेफर कर दो जो आपका जानने वाला हो, जो ये जॉब बेहतर कर सकता हो, तो ये भी एक तरीकाकार है। करंट एम्प्लॉय कैन बी आस्क्ड टू रिकमेंड रिक्रूट, मौजूदा एम्प्लॉई है उसको कहा जा सकता है यार आप कोई रिकमेंड कर दो, ठीक है, आप कोई सजेस्ट कर दो, तजवीज़ कर दो कि रिक्रूट कर दें कि हम किसी को जो ये काम जानता हो, आपकी नज़र में हो, ताकि हमें भरोसा होगा कि आपने उसको दिया है तो उससे कोई इशू नहीं होगा। The person recommended by the employees may be generally suitable for the job because they know the requirement of various position। अब जो शख्स रिकमेंड किया जाएगा एम्प्लॉय के थ्रू, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, मे बी जनरली सूटेबल फॉर द जॉब, हो सकता है अमूमी तौर पे कि वो जॉब के लिए सूटेबल हो, बिकॉज दे नो द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन, बिकॉज एम्प्लॉय जानता है कि उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आराम से उसको पता होगा कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है और जो मैं जिसको रेफर कर रहा हूँ कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। The existing employee take full responsibility of those recommended by them and also ensure of their proper behavior and performance। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई होता है वो पूरी जिम्मेदारी लेता है जिसको रिकमेंड कर रहा होता है कि सर इसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा, ये काम नहीं करेगा तो मेरी जिम्मेवारी है, और वो इंश्योर करता है कि जो उसका बिहेवियर होगा वो प्रॉपर होगा, उसकी कारकर्दगी जो है वो अच्छी होगी। तो ये एक हमें कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते भरोसा मिल जाता है अपने करंट एम्प्लॉय का कि वो सही बंदा ही हमें देगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय रेफरल के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय रेफरल। एडवांटेजेस क्या है? द एम्प्लॉयज मोटिवेट्स या एम्प्लॉय मोटिवेशन टू मेक अ गुड रिकमेंडेशन। एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है कि यार मुझसे कहा जा रहा है कि मैं रिकमेंड करूं, यानी कि मैं एक अहमियत का हामिल हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मुझसे रिकमेंडेशन ली जाएगी किसको हम भर्ती करें, तो इससे उसको मोटिवेशन मिलती है, वो बेहतर काम करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट जॉब इन्फॉर्मेशन फॉर द रिक्रूट। अब जो करंट एम्प्लॉई है उसको पता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, तो बिल्कुल सही ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है जॉब के लिए वो अवेलेबल हो जाती है रिक्रूट के पास, ठीक है, कि ये काम होगा, ये तुमने करना होगा, वो सही सही बता देगा। इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कैंडिडेट तक पहुंच जाती है। एम्प्लॉय रेफरल टेंड टू बी मोर एक्सेप्टेबल एप्लीकेंट एंड हैव हायर सर्वाइवल रेट। और ये कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय का रेफर करता शख्स होता है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल एप्लीकेंट होता है, वो ऐसा दरख्वास्त गुजार होता है जिसको आप कबूल कर सकते हैं, और उसके सर्वाइवल के जो रेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा हाई होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अर्से तक टिक पाएगा।
क्योंकि उसको जो एम्प्लॉय जो रेफर कर रहा होगा वो सब कुछ समझा देगा, तो वो तब भी वापस यहाँ पे काम करने आएगा। लेकिन डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या। लेट डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय रेफरल। द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप बीइंग कंफ्यूज विद द परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय रेफर कर रहा है कि मैं रिकमेंड करूँ सही शख्स को आप जॉब के लिए जगह दे दें, वो फ्रेंडशिप में कंफ्यूज हो सकता है कि यार मेरे दोस्त को दे दें, वो ये कम टाइम कंफ्यूज है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, दोस्ती के चक्कर में वो रिकमेंड कर सकता है। ये भी इशू हो सकता है, ठीक है, कि उस शख्स की परफॉर्मेंस और काबिलियत हो ही ना और वो दोस्ती के चक्कर में जॉब दे रहा हो, जो कि पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, ठीक है। सेकंड, पोटेंशियल फॉर नेपोटिज्म। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म होती है, ठीक है, अपने फेवरेट बंदे को रख दिया जाता है जिससे नेपोटिज्म फैलता है और ऑर्गेनाइजेशन में सबका मोरल डाउन हो जाता है। मिनिमाइज एन ऑर्गेनाइज डिजायर टू ऐड डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन तमाम ये डिज़ायर करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ तरह के लोग करें, जेंडर भी डिफरेंट हो, एज भी फ़र्क हो, ख्यालात मुख्तलिफ हों, डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, ताकि हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ हो, हर तरह के लोग हों। लेकिन जब हम एम्प्लॉय से रेफर करवाते हैं तो वो अपनी तरह का बंदा ही लेके आता है, जिससे डाइवर्सिटी में मिनिमाइजेशन हो जाती है। तो ये नुकसान हैं हमारे पास एम्प्लॉय रेफरल के। लास्ट देख लेते हैं हमारे पास ट्रांसफ़र, ठीक है, मुंतकली कर देना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम प्रेजेंट जॉब टू अदर सिमिलर जॉब। ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं एक शख्स को उसकी प्रेजेंट जॉब से दूसरी जॉब जो बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर होगी। दीज डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेस्टीज। ट्रांसफर में आपकी जॉब का रैंक कोई चेंज नहीं होता, आपकी जिम्मेवारियां भी चेंज नहीं होती है, ना ही आपकी प्रेस्टीज, आपके ओहदे या आपकी इज्जत में कोई चेंजिंग आती है। जस्ट आपको एक डिपार्टमेंट से या एक जगह से शहर से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ पर्सन डू नॉट इंक्रीज विद ट्रांसफर। ट्रांसफर करने से एम्प्लॉय की तादाद नहीं बढ़ती। लेट डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के एडवांटेजेस, फायदे और नुकसान क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर फुली अवेयर ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है उसको सब कुछ पता है कि क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, काम करने के तरीक़ेकार क्या है, क्या पॉलिसीज़ हैं, मनसूबाबंदी हैं, रूल्स और रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको कोई इशू नहीं होता। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिक्वायर लिटल ट्रेनिंग एंड इट ब्रिंग इकोनॉमी इन द ट्रेनिंग कॉस्ट। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तरबियत देनी पड़ती है कि इस डिपार्टमेंट में या इस जगह पे किस तरह काम किया जाता है, और इससे ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बच जाती है। अगर बाहर से कोई नया एम्प्लॉय लाया जाता तो उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती, उसकी ओरिएंटेशन भी करनी पड़ती। लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू ट्रांसफर। डिसएडवांटेज क्या, नुकसानात क्या होते हैं। फॉर पोस्ट रिक्वायरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी फॉलोड। अगर कोई ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें इनोवेशन, ठीक है, बेहतरी, इंप्रूवमेंट करने वाला, जिद्दत लाने वाला या क्रिएटिव थिंकिंग वाला एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन आप जस्ट ट्रांसफ़र करके उस जगह को फिल कर देते हैं तो आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो फॉलो ऑन नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ट्रांसफ़र करने का। और बाज़ औक़ात अगर आप एम्प्लॉय को ऐसी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता तो वो कभी भी दिल लगा के काम भी नहीं करेगा। वो मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉय मूव आउट करता है, शिफ्ट करता है ऐसे डिपार्टमेंट में या ऐसे एरिया में, ऐसे सिटी में वेयर ही या शी नेवर वांट टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहते, तो उनको कभी भी दिल लगा के काम नहीं करेंगे, जो उनका मोराल होगा वो हर वक्त लो होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे पास ट्रांसफ़र का। तो यहीं पे हमारे पास सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल सोर्सेज देख लेंगे कौन कौन से होते हैं रिक्रूटमेंट में। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Sources of Recruitment, External Recruitment। आज हम देखेंगे बैरूनी ज़राए कौन कौन से जिनसे रिक्रूटमेंट की जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट देखी थी और आज हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू यूज एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर रिक्रूटमेंट टू हायर पोजीशन व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर नॉट सूटेबल। तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं, बैरूनी ज़राए का इस्तेमाल करती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए, टू हायर पोजीशन, बड़ी पोजीशन के लिए, बड़ी रैंक के लिए। व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर नॉट सूटेबल, जब मौजूदा एम्प्लॉय होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि कोई हायर पोजीशन हमारे पास खाली हुई हो और मौजूदा एम्प्लॉय की प्रमोशन या ट्रांसफ़र कर दे, जब वो हमारे पास मौजूद नहीं होते तो हम बैरूनी ज़राए के थ्रू, बैरूनी ज़रिए जो होते हैं उनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। मोर पर्सनस आर नीडेड व्हेन एक्सपेंशन आर अंडरटेकन।
और जब भी किसी कंपनी की एक्सपेंशन हो रही होती है, ये कंपनी फैलाव कर रही होती है, अपनी नई ब्रांचेज ओपन कर रही होती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, तब उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तब ही एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट की जाती है। एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, जॉब फेयर, वॉकिंग्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज। अब एक्सटर्नल ज़राए हमारे पास कौन कौन से हैं, बैरूनी ज़राए कौन कौन से जिनसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं? एक हमारे पास एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है आगे जाके देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं। जॉब फेयर, जॉब का मेला होता है। वॉकिंग, लोग खुद आके इंटरव्यू देते हैं। और ऑनलाइन सोर्सेज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहते हैं इश्तिहारात को, ठीक है, मशहूरी करना, इश्तिहारात देना अखबारों में, मैगजीन्स में कि जॉब्स हैं, आके अप्लाई करें इसके ऊपर। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर स्किल्ड वर्कर, क्लैरिकल, डेस्क और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड हायर स्टाफ। ये जो रिक्रूटमेंट का तरीकाकार है एडवर्टीजमेंट, ये फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्किल्ड वर्कर के लिए, जो काबिल मजदूर होते हैं उनके लिए, क्लैरिकल एंड हायर स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव या डेस्क जॉब करने के लिए, या उनसे जो ऊंची पोस्ट होती हैं, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, ठीक है, CFO, फाइनेंस ऑफिसर वगैरह चाहिए होते हैं, उनके स्टाफ के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन इन न्यूज़पेपर एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। एडवर्टीजमेंट जो है वो इश्तिहारात जो हैं वो दिए जा सकते हैं एक अखबार में, न्यूज़पेपर पे, ये जो प्रोफेशनल जर्नल होते हैं, पेशा वराना जो रिसाले होते हैं, जो आप सोच सकते हैं कि जब कोई एयरप्लेन पे सफ़र कर रहा होता है वहाँ पे मैगजीन्स वगैरह होती हैं, या प्रोफेशनल जो भी जर्नल होते हैं उनके अंदर एड्स दी जाती हैं, एडवर्टीजमेंट दी जाती है कि ये फ़लाँ इंडस्ट्री में या फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एम्प्टी है और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर पाकिस्तान में संडे की अखबार में बहुत ज़्यादा इश्तिहारात आते हैं जॉब्स के लिए, लोग वहाँ पे अप्लाई भी करते हैं। मस्ट डिसाइड टाइप एंड लोकेशन ऑफ एड डिपेंडिंग ऑन जॉब, डिसाइड वेदर टू फोकस ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑन एप्लीकेंट जॉब स्पेसिफिकेशन। डिसाइड करें किस तरह की ऐड होनी चाहिए, ठीक है, लोकेशन ऐड की क्या होनी चाहिए, किस किस जगह पे ऐड जानी चाहिए। यह ना हो कि ऐड शहर के फ़लाँ लोगों के लिए है या फ़लाँ किस्म के टाइप के लोगों के लिए है, जैसे इंजीनियर के लिए है, और लेकिन वो ऐड जो है वो बिजनेस वालों के लिए या किसी और के लिए जा रही हो, ठीक है। तो लोकेशन चेक कर लें कि कहाँ पे आपने वो ऐड देनी है, वो न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ जाता होगा। ऐड का टाइप डिसाइड कर लें किस किस्म की ऐड होगी, और ये डिसाइड कर लें कि फोकस किस पे करना है जब ऐड देते वक्त, जॉब डिस्क्रिप्शन पे करना है, जॉब की तफसील ज़्यादा बयान करनी है, या एप्लीकेंट के ऊपर, जॉब स्पेसिफिकेशन के क्या क्या एप्लीकेंट में खूबियाँ होनी चाहिए, ये ज़्यादा आपने लिखना है। अगर दोनों ज़्यादा लिख रहे हैं तो जॉब की तफसील भी पूरी लिखी जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी और जॉब स्पेसिफिकेशन भी। अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करें तो फिर उसके बारे में ज़्यादा मालूमात लिखनी चाहिए, दूसरी चीज़ के बारे में नहीं लिखनी चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट देखते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं। मोस्टली जैसे कि हमारे यहाँ बैंक्स वगैरह के पास सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, ये डिफरेंट एजेंसीज से आते हैं, वो उनकी गारंटी वगैरह देते हैं कि ये हमारे लोग हैं, आप इन पर एतमाद कर सकते हैं, तो वो किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू आ रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज असिस्ट इन मैचिंग एम्प्लॉयज सीकिंग वर्क विद एम्प्लॉयर सीकिंग वर्कर। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो होती हैं, तंजीमें होती हैं, ठीक है, रोज़गार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये असिस्ट करती हैं उन लोगों को जिनको जॉब चाहिए, ठीक है। मैचिंग एम्प्लॉय सीकिंग वर्क, वो एम्प्लॉय जो कि काम चाहता है और कोई एम्प्लॉयर मालिक जो कि वर्कर चाहता है, इन दोनों के बीच में मैच करवा देती है, यानी कि नौकरी ढूंढने वाले को नौकरी दे देती है और एम्प्लॉय ढूंढने वाले को एम्प्लॉय दे देती है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज प्रोवाइड एप्लीकेंट ऑफ हायर कैलिबर। अब जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, ये जो एप्लीकेंट उम्मीदवार भेजते हैं, कैंडिडेट भेजते हैं, ये अच्छे कैलिबर के होते हैं, क्योंकि उस कंपनी को अपनी भी इज्जत और रिस्पेक्ट देखनी पड़ती है कि हम जो एम्प्लॉय भेजें वो अच्छे भेजें, ताकि फिर आगे भी वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म, हेड हंटर, रिसर्च कैंडिडेट फॉर मिड एंड अपर लेवल ऑफ एग्जेक्टिव प्लेसमेंट। एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है हेड हंटर, ठीक है, ये अमेरिका की एक फर्म है, आई थिंक सो। ये रिसर्च करती है कैंडिडेट जो मिड और अपर लेवल के एग्जेक्टिव होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मिड लेवल ऑफ मैनेजर्स या उनके अंडर काम करने वाले, या एग्जेक्टिव लेवल, एग्जेक्टिव कहते हैं डिसीजन मेकिंग करने वाले एम्प्लॉयज़, उनके बारे में जो भी उन एम्प्लॉयज़ जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉय चाहिए होते हैं मिड या अपर लेवल के, ये उनका बंदोबस्त करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देती है कि हमारे पास ये एम्प्लॉय मौजूद हैं जो जॉब चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच होते हैं, हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। सिमिलर एग्जेक्टिव सर्च फर्म स्क्रीन पोटेंशियल मिड टॉप लेवल कैंडिडेट। इसी तरह से एग्जेक्टिव सर्च फर्म्स होती हैं। ऑनलाइन भी कुछ फर्म्स हैं, जैसे कि रोज़ी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में rozi.com बहुत चलती है। ये आपको छान के देते हैं काबिल मिड और टॉप लेवल कैंडिडेट, ताकि आपको जो रिक्रूटमेंट में है वो आसानी हो सके। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी हमारे पास एक तरीकाकार है जिससे हम
एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। डिफरेंट कंपनी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सर्वे करती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए प्रॉमिस करती है, अपने कंपनी को प्रमोट करती है और रिक्रूटमेंट करती है। Educational institute at all levels offer opportunities for recruiting recent graduate, may also help companies establish cooperative education assignment internship which may lead to permanent job better। खासतौर पे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं या कॉलेजेस वगैरह हैं, स्कूल में नहीं आते, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कंपनीज आती हैं, ठीक है, और वो ऑफर करती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रूटिंग रीसेंट ग्रेजुएट। जो अभी ग्रेजुएट होने वाले लोग होते हैं, खासतौर पे 7वें 8वें सेमेस्टर में, इनको ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कंपनी खुद को स्टैब्लिश करती है और एजुकेशन असाइनमेंट्स उनको देती है, उनसे इंटर्नशिप करने को कहती है कि आप हमारे पास आके इंटर्नशिप करें, काम सीखें, आपका कोर्स का जो इंटर्नशिप का हिस्सा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हम आपको परमानेंट जॉब की तरफ भी लेके जा सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज जो हैं, मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ तरह की कंपनीज आती हैं, खासतौर पे ऑनलाइन कंपनीज बहुत आती हैं आजकल, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह वाले बहुत आते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रमोशन भी कर रहे होते हैं और लोगों को कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अप्लाई करें, हम आपको इंटर्नशिप देंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको परमानेंट जॉब भी देंगे, ठीक है। इस तरह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी एक एक्सटर्नल सोर्स है हमारे पास रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट है वॉक-इन्स। आपने अक्सर सुना होगा वॉक-इन्स इंटरव्यू हो रहे हैं कि किसी टाइम अखबारों में इश्तहारात आ जाते हैं कि वॉक-इन इंटरव्यू है, आप अपनी CV लेके आ जाएं, एप्लीकेशन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, CV लेके आएँ, उसी वक्त आपका इंटरव्यू होगा, आपको चेक किया जाएगा। और बाज़ औक़ात कोई जॉब ओपनिंग होती ही नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही चक्कर लगा लेते हैं अपनी CV देने के लिए कि अगर कोई जॉब आए तो हमें रख लीजिएगा, तो वो भी वॉक-इन्स ही होते हैं, ठीक है। स्टॉक पाइल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट इफ देयर आर नो करंट ओपनिंग फॉर द जॉब। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक पाइल कर दिया जाता है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट को, ज़ख़ीरा जमा कर लिया जाता है जो काबिल एप्लीकेंट होते हैं उनका, ठीक है, यानी कि CV जमा कर ली जाती हैं, अभी फिलहाल जॉब नहीं है, जब ओपनिंग होगी तो हम आपको जॉब बता देंगे। इस तरह से किया जाता है कि लोग आते हैं, CVs वगैरह जमा करवाते हैं और कहते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें लाजमी कॉल कीजिएगा। तो इस तरह से ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है काबिल एप्लीकेंट्स का, उम्मीदवारों का, लेकिन अभी जॉब नहीं होती, जैसे जॉब ओपनिंग होगी उनसे रब्ता किया जाता है। तो ये भी एक तरीकाकार है एक्सटर्नल सोर्स की से रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब फेयर, नौकरियों का मेला। अक्सर जॉब फेयर लगाए जाते हैं जहाँ पे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट वगैरह को प्रमोट कर रही होती हैं और वहीं पे लोगों से CVs वगैरह भी कलेक्ट कर रही होती हैं कि हम आपको कभी भी वक्त होगा या हमें ज़रूरत होगी तो हम इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए आपको बुला लेंगे। जॉब फेयर्स, नौकरियों का मेला। कंपनी सीकिंग रिज्यूम्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कंडक्ट जॉब फेयर। Virtual online job fairs could bring job seeker online by logging into a specific website. कंपनी सीकिंग रिज्यूम, कंपनी जो के लोगों की रिज्यूमे चाहती है, इन्फॉर्मेशन चाहती है, क्वालिफाइड कैंडिडेट की कंडक्ट करती है जॉब फेयर, ठीक है, जॉब के मेले लगाती है, डिफरेंट कंपनीज अपना स्टॉल लगाती हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर रहे होते हैं, लोगों से उनकी CVs वगैरह भी ले रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन उनके स्किल्स, एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है। आजकल वर्चुअल ऑनलाइन जॉब फेयर बहुत कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू बहुत से लोग आते हैं और अपनी CV वगैरह जमा करवा देते हैं, ठीक है। तो जॉब फेयर भी एक तरीका है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स का रिक्रूटमेंट का। आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो ऑनलाइन सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट की, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, रिक्रूटमेंट की जाती है। मोस्ट कंपनीज नाउ यूज द इंटरनेट टू रिक्रूट एम्प्लॉयज़। बहुत सी कंपनी जो है आजकल इंटरनेट इस्तेमाल करती है एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए। एक तो आसान तरीका है, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट लगा देते हैं, जॉब्स वगैरह हैं, हमें कॉन्टैक्ट करें, लोग इसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन कंपनी भी बहुत है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। जॉब सीकर यूज ऑनलाइन रिज्यूमे एंड क्रिएट वेब पेज अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, i.e. rosie.com, careerbuilder.com एक्सेट्रा। जॉब सीकर है वो ऑनलाइन रिज्यूमे बनाती है, क्रिएट करती है वेब पेज और डिफरेंट वेबसाइट पे जाके अपनी CVs वगैरह जमा करवाती है। वो वेबसाइट हेल्प करती है उनको जॉब ढूंढने में, जैसे कि rosie.com है हमारे पास, careerbuilder.com है हमारे पास। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो जॉब ढूंढने में मददगार साबित होती है। तो ऑनलाइन सोर्सेज भी हमारे पास हैं रिक्रूटमेंट की कि हम भर्ती कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास है, अब हमें डिस्कस करना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है एक्सटर्नल सोर्सेज के। इंटरनल के तो हमने 1 by 1 ट्रांसफ़र, प्रमोशन वगैरह के देखे थे। अब हम सबको मिला के एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। Internal sources sometimes may not be able to supply suitable person from within. External sources do give a wide choice of management. अंदरूनी जो ज़राए होते हैं रिक्रूटमेंट के समटाइम बाज़ औक़ात में नॉट बी एबल टू सप्लाई सूटेबल पर्सन, वो आपको काबिल शख्स पहुंचाने के
पहुँचाने का तरीका नहीं बन पाता। आप इसलिए बस इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट कर रहे होते हैं कि आपका खर्चा बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है कि सम टाइम आपको काबिल शख्स नहीं मिलता। जबकि एक्सटर्नल सोर्स जो है वो आपको वाइड चॉइस देती है, लोग अप्लाई करते हैं, आपके पास ऑप्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा कि ये लोग हमारे पास अप्लाई करें, हम किनको चुनें। तो आपको चॉइस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत वाइड रेंज मिलती है एक्सटर्नल सोर्सेज के, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। सेकंड, द सिलेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स विल हैव द बेनिफिट ऑफ न्यू आइडिया। अब जब सिलेक्शन करेंगे पर्सन की आउटसाइड द सोर्स बाहरी जरिए के थ्रू, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले के पास कोई नया आइडिया नहीं होता क्योंकि वो वहीं पे स्टक होता है। जब कोई बाहर से आता है तो वो पूरी दुनिया बाहर वाली देख के आ रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने आपको नई चीज़ बतानी होगी, कोई पुरानी चीज़ नहीं बतानी, तो न्यू आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। द पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन अदर कंसर्न विल एबल टू सजेस्ट न्यू थिंग एंड मेथड। वही बात कि आपको न्यू चीज़ों के बारे में बता पाएगा, नए मेथड्स के बारे में बता पाएगा। दिस विल कीप द ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव पोजीशन, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुकाबले बाज वाली पोजीशन पे रहती है। यही नहीं कि पुराने ही एम्प्लॉयज़ को आगे तरक्की देते कि बाहर से नए क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को बुलाया नहीं, जब वो आते हैं तो कंपेटिटिव एडवांटेज पैदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको नुकसानात क्या होते हैं जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं। पहले देख लेते हैं, व्हेन न्यू पर्सन फ्रॉम आउटसाइड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देन प्रेजेंट एम्प्लॉय फील डिमोरलाइज्ड बिकॉज दीज पोजीशन शुड हैव गॉन टू देम। जब भी कोई नया पर्सन हायर किया जाता है, ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन पे जगह दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उनमें मोटिवेशन, इंकरेजमेंट बड़ी कम हो जाती है, काम करने की सलाहियतें कम हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है यार ये जगह हमें मिलनी चाहिए थी, बाहर का बंदा आके हमारा बॉस बन गया। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वो जेलसी का फैक्टर, एनवी का फैक्टर हो जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ जो होता है डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनका काम करने का दिल नहीं करता, ठीक है। एक और डिसएडवांटेज देखते हैं, द ओल्ड स्टाफ में नॉट कोऑपरेट विद द न्यू एम्प्लॉयज़ बिकॉज दे फील दैट देयर राइट हैज़ बीन स्नैच अवे फ्रॉम देम। जो हमारा ओल्ड स्टाफ होता है, करंट एम्प्लॉयज़ होता है, वो ताउन नहीं कर रहे होते, ठीक है, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि उनको लगता है यार ये हमारा हक छीन के आया, हमें ये हायर पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बाहर का न्यू एम्प्लॉयज़ आ गया और उसने हमारी जगह ले ली। बात वक्त ऐसा होता है, ठीक है। तो जेलसी का फैक्टर है, वहीं एनवी का फैक्टर है, जिससे वो उनको लग रहा होता है कि यार हमें इसके साथ कोऑपरेट नहीं करना। दिस प्रॉब्लम विल बी अक्यूट स्पेशली व्हेन पर्सन फ्रॉम हायर पोजीशन आर रिक्रूट फ्रॉम आउटसाइड। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आती है जब खास तौर पे एक्यूट ज़्यादा बढ़ चढ़ के आती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली व्हेन पर्सन फॉर हायर पोजीशन, एक बड़ी पोजीशन के लिए बाहर से शख्स आ जाए। करंट एम्प्लॉयज़ को लग रहा होता है कि हमें प्रमोट कर देंगे, लेकिन बाहर से एक शख्स लेके आ गए, तो तब ये प्रॉब्लम बहुत अराइज होती है कि वो कोऑपरेट नहीं करते न्यू एम्प्लॉय के साथ। तो ये एक बहुत अहम डिसएडवांटेज है हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस और हमारे पास हैं। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग फ्रॉम आउटसाइड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बाहर से भर्ती करना बड़ा महंगा होता है, इश्तेहारात बड़े महंगे होते हैं, इंटरव्यू करने होते हैं, टेस्टिंग करनी होती है, बड़ा ज़्यादा काम होता है। आजकल कोई भी जॉब आती है, पहले NTS का टेस्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यू 1, इंटरव्यू 2, इंटरव्यू 3, फिर जाके आपकी भर्ती होती है, जॉब होती है। तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, बड़े खर्चे होते हैं इसके अंदर। स्टार्ट विद इंसर्टिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एंड देन अरेंजिंग रिटन टेस्ट एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू। वहीं बात के स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको एक महंगी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर, कहीं पे भी। फिर आप उनका रिटन टेस्ट के लिए अरेंजमेंट करते हैं, फिर आप कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट न्यू एंट्रेंट हैव नॉट बीन एबल टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट। अब ये भी चांसेस होते हैं कि जो न्यू शख्स आ रहा है जॉब के लिए, मे बी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल में एडजस्ट ही ना कर पाए, अंदरून वाला एडजस्ट कर जाता आराम से, नए वाला ना कर पाए एडजस्ट, ठीक है। नए माहौल के अंदर मे बी उसको लग रहा होगा कि मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन जब वो आके देखेगा मे बी एडजस्ट ना कर पाए। तो ये भी एक इशू होता है जो पॉसिबल हो सकता है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज जो है या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is constraint on recruiting efforts। हम रुकावटें देखेंगे कौन कौन सी होती हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के आगे, यानी कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को भर्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें हमारे सामने आती हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टेंट ऑन रिक्रूटिंग एफर्ट, कौन कौन सी रुकावटें, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल हमारे सामने आती हैं जब भी हम किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हैं या रिक्रूट कर रहे होते हैं। बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, नेपोटिज्म हो सकता है, कॉस्ट का इशू हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो सकती है, बहुत सी बातें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपना इमेज भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि कॉन्स्टेंट बनती है, रुकावट बनती है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के बीच में, कोशिशों के बीच में। There are few constraints faced by organization during the recruitment. These constraints include reputation of the organization, unattractive job, organization policies, government influence, recruiting cost.
देयर आर फ्यू कंस्ट्रेंट फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट। कुछ हमारे पास रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, भर्ती करते वक्त एम्प्लॉय को। अब वो कंस्ट्रेंट कौन कौन सी हमने जो बुक में मेंशन किया, एक तो है रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की साख क्या है, ठीक है, वो बड़ी डिपेंड करती है, हम डिटेल देखते हैं। अनअट्रैक्टिव जॉब, जॉब का पुरकशिश ना होना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, हिकमत अमली क्या क्या है वो डिपेंड करती है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट की मुदाखलत और रिक्रूटिंग कोच जो है, ये सारी बातें कॉन्स्ट्रेंट होती हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन की साख होती है, उसका इमेज है, लोगों के क्या परसेप्शन है, क्या ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। और काफ़ी हद तक ये रुकावट बहुत बड़ी है, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, अगर वो अच्छा सोचेंगे तो वहाँ पे जॉब करने के लिए कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मिसाल के तौर पर वो सैलरी अच्छी नहीं देती, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ लोगों की नेगेटिव है, तो वहाँ पे लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी भी एडवर्टीजमेंट करती रहें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते रहें, लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की साख बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ कैंडिडेट में नॉट अप्लाई टू द एंटरप्राइज इफ इट डजंट कैरी गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। कोई भी कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, एप्लीकेंट जो है, वो अप्लाई नहीं करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर अपनी अच्छी साख नहीं रखती, यानी कि उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, लोग उसके बारे में बातें अच्छी नहीं करते, ठीक है। दिस यूजुअली हैपन्स ड्यू टू पुअर वर्किंग एंड सैलरी मैनेजमेंट एंड पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन कब खराब होती है, ठीक है, जब उसकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, या सैलरी मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर होती है, ठीक है। एक तो यानी कि स्ट्रेसफुल बहुत होता है, काम का बर्डन बहुत होता है, जबकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो लिखा होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 या 5 बजे तक काम करना होगा, लेकिन आपको 7-8 बजे तक रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो पुअर वर्किंग और सैलरी आपको टाइम पे नहीं मिलती, सैलरी मैनेजमेंट है, और जो माहौल है पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट वो बहुत पूरा है, ठीक है। सपोज करें कि गर्मियों में एसी की सहूलत नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर्स अपग्रेडेड नहीं है, तो कंडीशन जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, बॉस की सख्ती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को ख़राब करती हैं, और इसी वजह से लोग जो है वो अप्लाई नहीं करते जॉब के लिए, और ये एक रुकावट बनती है रिक्रूटिंग एफर्ट के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है अनअट्रैक्टिव जॉब, जॉब का पुरकशिश ना होना, कि लोगों का दिल ही ना करेगा अप्लाई करें, जॉब अच्छी नहीं है, ठीक है। इफ़ जॉब इज़ बोरिंग, अनअट्रैक्टिव, टेंशन हिडन एंड लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेरी फ्यू कैंडिडेट वुड बी अप्लाइंग फॉर द जॉब। अगर जो जॉब है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, जिससे वैकेंसी ओपन हुई है, वो बोरिंग है, ठीक है, उसमें दिल ही नहीं लगता, काम करने का मन ही नहीं करता, ठीक है। अनअट्रैक्टिव है, पुरकशिश नहीं है, टेंशन रिडन है, हर वक्त आपके ऊपर टेंशन आती है, ठीक है, आपको स्ट्रेस होती है, आपको घुटन फील होती है, उसमें उस जॉब के अंदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आपको तरक्की करने के मौके भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसी जॉब के लिए बहुत कम लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। कंपनी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करेंगे, या अपॉर्चुनिटी नहीं है और जॉब बहुत बोरिंग है, इस पर टेंशन बहुत है, तो लोग अप्लाई नहीं करते। जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह की जॉब्स होती हैं, बहुत टेंशन होती है, टारगेट पूरे करने होते हैं, कस्टमर को आपको बहुत जल्द मुश्किल से उनको कायल करना होता है कि यार वो इंश्योरेंस खरीद रहे, बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। और अक्सर लोग ऐसी जॉब्स के, जबकि इनकी जॉब्स की ओपनिंग हर वक्त ओपन होती है, लेकिन लोग इन पे अप्लाई ही नहीं कर रहे होते। सिर्फ मजबूर लोग, जिनको बहुत मुश्किल हो रही होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वही लोग अप्लाई करते हैं ऐसी जॉब्स के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ़ देयर आर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, गुड वर्किंग कंडीशन, हाई सैलरी, देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर सच काइंड ऑफ जॉब। बट उसके साथ साथ अगर आपकी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, आपकी तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, वर्किंग कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, टाइम की पाबंदी की जाती है, पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऐसी जो जॉब होती है इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि हमें किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और ये माहौल अच्छा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, सख्ती नहीं है, एक्सेट्रा, सैलरीज आई हैं। तो जॉब अगर अट्रैक्टिव होगी तो रिक्रूटमेंट आसानी से हो जाएगी, अगर जॉब अनअट्रैक्टिव होगी तो रिक्रूटिंग एफर्ट्स में ये रुकावट बनेगी बहुत बड़ी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं, हिकमत अमली होती हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो भी बाज़ का रुकावट बन जाते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के बीच में। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ऑफ फिलिंग द वैकेंसी थ्रू इंटरनल प्रमोशन और कंसीडरिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, फ्रेंडशिप, कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन एथिकल रिक्रूटिंग।
अब ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं वैकेंसी को फिल करने के लिए, यानी कि जॉब का जो खाली जगह उसको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। बाज़ औक़ात वो इंटरनल प्रमोशन कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा इंटरनल रिक्रूटिंग होती है, पहले इलेक्शंस में हमने देखा है। तो ये भी एक इशू बन जाता है कि यार बाहर एप्लीकेंट अच्छा मौजूद है लेकिन इंटरनल ही प्रमोशन रिक्रूटमेंट चल रही है। बाज़ औक़ात जो है कंसीडरिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रेस, फ्रेंडशिप, एम्प्लॉयज़ को जो हायर किया जा रहा होता है वो उनकी किन बुनियादों पे किया, उनकी रिलीजन की बेस पे, कास्ट की बेस पे, रेस नस्ल की बेस पे, दोस्ती की बेस पे, इन बुनियादों पे एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा होता है। और अक्सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एथिकल रिक्रूटिंग जो है वो नहीं हो पाती, इखलाकी जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हो पाती, मेरिट पे भर्तियाँ नहीं हो पाती, रिलीजन की बेस पे, कास्ट की बेस पे, रेस की बेस पे भर्तियाँ, दोस्ताने चल रहे होते हैं, दोस्त के भाई को रख लिया, दोस्त को रख लिया जॉब पे, जबकि उसका वो काम ही नहीं है। इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये रिक्रूटमेंट में बहुत एफर्ट्स, यानी कि रिक्रूटिंग एफर्ट में कॉन्स्ट्रेंट बनते हैं, रुकावट बनती हैं। और बाद वक़्त हम भी देखते हैं कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने 10 दफ़ा अप्लाई किया होता है, हमारे टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे होते हैं, इंटरव्यूज़ भी अच्छे होते हैं, लेकिन हायर उसको किया जा रहा होता है जो सब चीज़ों में कमी होती है। किस वजह से? मे बी वो रिलीजन, रेस, फ्रेंडशिप की बुनियाद पे ऐसा किया जा रहा होता है। ठीक है, हमारे पास फोर्थ जो रुकावट है वो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की मुदाखलत भी बहुत ज़्यादा होती है जॉब्स के अंदर। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो हुकूमत है वो मुदाखलत कर सकती है किसी भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जैसे वापडा, हमारे यहाँ PTCL वगैरह, जितने भी गवर्नमेंट के वासा वगैरह हैं, और गवर्नमेंट जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती है। For example, certain percentage of seats to be reserved for special group of society, regardless of the fact that more qualified candidate available. अब मिसाल के तौर पर कुछ जो परसेंटेज होती है, फीसद होती है, कहीं भी जॉब ओपनिंग होती है, उसकी सीट्स होती हैं, वो रिजर्व कर दी जाती हैं स्पेशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए। कुछ खास लोग हैं उन्हीं को वो सीट दी जाती है, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो बड़े सियासतदानों के लोग हों, पॉलिटिशियन के बच्चे हों, उनके लिए वो कर दी जाती है कि ये जो सीट्स हैं ये इनको मिलेगी, जबकि उनसे बेहतर कैंडिडेट हमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये कोटे फिक्स कर देते हैं जिनकी बुनियाद पे उन लोगों को सीट दी जाती है जो अहल भी नहीं होते, और बाकी जो अहल लोग होते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है रिक्रूटिंग एफर्ट के बीच में, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है। फाइनली जो हमारे पास आ जाता है वो है रिक्रूटिंग कॉस्ट। ठीक है, हर दफ़ा रिक्रूट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने पड़ते हैं, टेस्ट लेने पड़ते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन बाज़ औक़ात इस खर्चे से बचने के लिए रिक्रूटिंग नहीं भी करती और इंटरनल प्रमोशन कर देती है। रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मनी। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को रिक्रूट कर रहे होंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए आपको। समटाइम बिकॉज द लिमिटेड बजट द ऑर्गेनाइजेशन में नॉट कैरी आउट रिक्रूटिंग एफर्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाद वक्त यही होता है कि बजट जो होता है बड़ा लिमिटेड होता है, ठीक है, पैसे नहीं होते फाइनेंस वालों के पास, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी अरसे तक रिक्रूटिंग एफर्ट्स ही नहीं करती। जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे डबल डबल काम करवाते रहते हैं। और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बुरा हाल है कि लोग बेचारे काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो नई भर्ती हो नहीं पाती क्योंकि पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। तो बाद का रिक्रूटिंग जो होता है हमारे पास एफर्ट्स ये नाकाम हो जाती है क्योंकि हमारे पास कॉस्ट नहीं होती रिक्रूट करने के, पैसे नहीं होते। तो ये भी एक वजह बनती है हमारे पास रिक्रूटिंग एफर्ट में हर्डल बनने की, कॉन्स्टेंट बनने की। यहीं पे हमारा जो लेक्चर है कॉन्स्टेंट ऑफ रिक्रूटिंग एफर्ट वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Equal Employment Opportunity, EEO। इसका मतलब ये होता है कि तमाम लोगों को रोज़गार के बराबर के मौके या अपॉर्चुनिटी जो हैं वो दिए जाएं, कि हर कैंडिडेट के पास इक्वल रोज़गार के मौके होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्रमोशन की, सैलरी सही तरीके से मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, खासतौर पर अमेरिका में इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एजेंसी होती है, कमीशन होता है, जो कि मामला देख रहा होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो भी एम्प्लॉई हैं उनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये बेसिकली कमीशन बनाया जाता है, पाकिस्तान में लेबर लॉ बनाया जाता है कि हर कैंडिडेट को, हर एप्लीकेंट को, उम्मीदवार को बराबर मौका मिलना चाहिए रोज़गार का। व्हाट डज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मीन? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल एम्प्लॉयज़ हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर जॉब। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं,
उनके पास राइट होना चाहिए, हकूक़ होना चाहिए कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, बराबर की सतह पे उनके साथ सलूक किया जाए। जॉब के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं उनके अंदर, यानी कि जितने भी फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं जॉब के, चाहे वो जॉब की भर्ती के लिए हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो सैलरी के लिए हो, जितने भी उसके एक्सपेक्ट हैं, बराबर की सतह पे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और EEO इज़ अ राइट एवरी जॉब एप्लीकेंट है थ्रू आउट अ हायरिंग प्रोसेस। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या EEO जो है वो हक देता है तमाम एप्लीकेंट को कि उनके पास बराबर का हकूक़ है हायरिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन जॉब कैंडिडेट्स हैव अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन अमंग अदर क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये EEO इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करता क्या है? ये बेसिकली जितने भी जॉब के लिए कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम करता है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई नाइंसाफ़ी ना हो ऑन द बेसिस ऑफ, इन बुनियादों पे कि उनकी रेस, नस्ल क्या है, या रिलीजन, मज़हब क्या है, उनका सेक्स या जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कहाँ वो पैदा हुए, और जितने भी बाकी खसूसियात हैं, इस बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि फेवरेटिज़म और नेपोटिज़म चल रहा होता है, अपनी जान पहचान के लोगों को जॉब दे रहे होते हैं, अपने साथ के रेस वालों को, नस्ल वालों को जॉब दे रहे होते हैं। अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ इक्वल सलूक नहीं किया जाता, ख़ासतौर पे एशियंस को जॉब अपॉर्चुनिटी कम दी जाती है, जबकि वाइट पीपल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये जो है ये प्रोटेक्शन करती है एम्प्लॉयज़ की इन तमाम बातों पे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ना ही रिलीजन के बेस पे, ना ही जेंडर के बेस पे, ना ही रेस के बेस पे, ना ही नेशनलिटी के बेस पे, ठीक है। बाकी जितनी भी खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिफाइड, किसी तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। एम्प्लॉयर मे नॉट जज और डिसाइड अ पर्सन सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब ऑन एनी ऑफ दीज बेसिस। कोई भी एम्प्लॉयर जो है, कंपनी का मालिक जो है, वो किसी भी शख्स को जज नहीं करेगा इन तमाम बुनियादों के ऊपर, रिलीजन, सेक्स और रेस के ऊपर। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या है, इन बुनियादों पे जज किया जाएगा, लेकिन बाकी बातों पे जज नहीं किया जाएगा और उस बुनियाद पे जॉब नहीं दी जाएगी। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसी चीज़ को बरकरार रखती है। आगे चलते हैं। EEO फर्दर कवर्स करंट एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉर प्रमोशन, पे, बेनिफिट और डिस्चार्ज। जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये इस चीज़ को भी इंक्लूड करता है, कवर करता है कि जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल जो हैं, जो लोग जो हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके साथ भी किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। चाहे वो प्रमोशन हो, यानी कि उनको तरक्की दी जा रही है, उनकी पेमेंट हो उस हिसाब से कि दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं लेकिन एक शख्स को सैलरी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, दूसरे को कम दी जा रही है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। कोई बेनिफिट दिए जा रहे हैं, डिस्चार्ज किया जा रहा है, किस बुनियादों पर डिस्चार्ज किया जा रहा है, इन तमाम बुनियादों को देखा जाता है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही। तो EEO इन बातों को भी कवर करता है। The United States Equal Employment Opportunity Commission oversee compliance and respond to violation that are discovered। अब अमेरिका के अंदर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाता है जो कि निगरानी रखता है कि तमाम बातों पे अमल किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि नहीं। जो वो कहते हैं कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एम्प्लॉयमेंट के सबको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, कोई इस पे अमल कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई वायलेशन कर रहा है, अगर कहीं से खबर मिली है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको वायलेट कर रहा है, इस लॉ को, इस कानून को, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, तो ये कमीशन फौरी रिस्पॉन्ड करता है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर। छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कवर करना था और यहीं पे हमारा जो टॉपिक आज का वो ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।